देखिए चैप्टर का नाम है मानव जनन। चैप्टर तीसरा है, क्लास 12 का चैप्टर तीसरा है मानव जनन। तो ये मानव जनन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो आज हम लोग इसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए मानव जनन में क्या होता है। सबसे पहले मानव जनन होता कैसे है एक बार आपको बता देते हैं। थोड़ा एक बार पहले जो वीडियो पढ़ा उसको देख लीजिएगा, जिससे कि और वीडियो देखने में आसानी हो, इस चीज़ को पढ़ने में आसानी हो। ठीक, देखिए मानव में जन्म कैसे होता है। तो जब मानव में लैंगिक जन्म होता है, कैसे जन्म होता है, मानव में लैंगिक जन्म होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक, मानव में कैसा जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, देखो मानव में लैंगिक जन्म होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब नर युग्मक व मादा युग्मक, लैंगिक जन्म में क्या होता है, जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उससे जो संतान उत्पत्ति होती है उसे लैंगिक जन्म कहते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है यही देखना है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, एक मेल होता है और एक तरफ फीमेल होता है। ठीक, यानी कि नर और मादा। जब मेल और फीमेल, मेल से प्राप्त होता है मेल गैमेट। अब देखिए ये गैमेट कैसे प्राप्त होता है, ये इसी वीडियो में पढ़ना है, यानी इसी चैप्टर में पढ़ना है, इस वीडियो में नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, देखिए मेल से मेल गैमेट प्राप्त होता है, फीमेल से फीमेल गैमेट प्राप्त होता है। और अब देखिएगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो से एम्ब्रियोसाइट का निर्माण होता है। ठीक, देखिए जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो नर से नर युग्मक मिलता है, मादा से मादा युग्मक मिलता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज बनता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से भ्रूणकोश बनता है, एम्ब्रियोसाइट। ठीक, अब देखिए ये सब क्या होते हैं, तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद इसमें कुछ खास बातें बताते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी जो खास चीजें हैं, सबसे पहला नोट करने वाला पॉइंट ये है कि मानव में लैंगिक जनन होता है। दूसरा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी होती है। ठीक, 23 जोड़ी होती है। देखिए अगर पूछा जाए मानव में कौन सा विभाजन होता है, तो मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि देखो मानव में जनन कोशिका में, जनन अंग में सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए बाकी सभी जगह मानव के केवल जनन स्थान पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, या फिर जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी सभी जगह समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, यानी कि मानव में जनन कोशिका को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह समसूत्री विभाजन होता है। तो आइए जानते हैं कि मानव में सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिका में ही क्यों होता है। तो इतनी बातों को याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है, 46 या फिर 23 जोड़ी होती है। ठीक, मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहाँ पे होता है, तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है जनन कोशिका में। कहाँ पे, जनन कोशिका में। बाकी सभी जगह समसूत्री विभाजन होता है, तो जनन कोशिका में ही क्यों अर्धसूत्री विभाजन होता है यही जानना है। ठीक, तो देखिए ये पॉइंट, इसका प्रश्न कैसे बनता है, मानव में किस प्रकार का जनन होता है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन का सही आंसर होगा लैंगिक जनन होता है। ठीक, लैंगिक जनन में क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो से एम्ब्रियोसाइट का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या, इसको याद रखें, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी संख्या में कितनी होती है, कितने जोड़े होते हैं, तो 46 होता है, जो जोड़ी में होते हैं तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक,
मानव में सिर्फ जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी सभी जगह समसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए हम जानेंगे कि मानव में सिर्फ यहीं पर अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला कि मानव में अर्धसूत्री विभाजन ही क्यों होता है, समसूत्री क्यों नहीं होता। समसूत्री होगा तो क्या होगा, अर्धसूत्री से क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि समसूत्री होगा तो क्या होगा। देखिए नर में क्या बताए थे, नर में नर युग्मक बनता है, ठीक, और मादा में मादा। और हम अभी बताए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है ना, 46 होती है। अब देखो मेल में भी 46 होती है और किसमें, फीमेल में भी 46 होती है। अगर 46 और 46 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 ना, तो यानी कि 2 4 4 8 8 1 9 यानी कि 92। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 92। यानी कि युग्मनज में कितना गुणसूत्र हो जाएगा, युग्मनज में 92 गुणसूत्र हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब देखो इसमें क्या होता है कि 46 से कम गुणसूत्र होते हैं तब भी रोग होता है, ज्यादा होते हैं तब भी मनुष्य में रोग होता है। तो ये समसूत्री विभाजन है, इसलिए इसमें मानव में समसूत्री विभाजन नहीं हो सकता क्योंकि युग्मनज में क्या होगा, 92 गुणसूत्र हो जाएगा। अब 92 गुणसूत्र किसी में होता नहीं है। तो देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, अर्धसूत्री मतलब आधा होता है। तो 46 का आधा हो जाएगा 23 और इसका हो जाएगा 23। जब 23 और 23 मिलेंगे तो बन जाएगा 46। यानी कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या हो गई कितना, युग्मनज में 46, ठीक, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या हो गई 46। तो ये कैसे हुआ, अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक। तो हम बता दिए कि मानव में अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है और समसूत्री विभाजन होने पर क्या होता है। तो देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं एक अगला चीज, इसमें क्या है कि मानव में लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं होती हैं, ठीक। इसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। मानव में लैंगिक जनन की घटना, इसको हम हटा देते हैं। मानव में लैंगिक जनन की घटनाएं, देखिए मानव में लैंगिक जनन की घटनाएं क्या होती है। जहां ना समझ में आए वहीं पे कमेंट करिएगा, जो चीज ना समझ में आए वहां पे कमेंट करिए क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। देखिए मानव में लैंगिक जनन की घटनाएं क्या होती है। मानव में लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन से, तो पहला है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा है निषेचन, तीसरा है निषेचन पश्च घटना, ठीक। देखिए एक एक घटना को अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है निषेचन पूर्व घटना। तो हम आइए जानते हैं कि निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, ठीक। देखिए निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, तो ये घटनाएं भी 2 प्रकार की होती है। निषेचन पूर्व घटना यानी कि देखिए निषेचन के पहले की घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, ठीक। क्या बोले हम, निषेचन पूर्व घटना में, तो निषेचन के पहले की घटना को निषेचन के पहले की घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, पूर्व घटना कहते हैं, ठीक। निषेचन की पहले घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। देखिए निषेचन के पहले क्या होता है, तो ठीक। देखिए एक होता है मेल नर, एक होता है मादा, ठीक, फीमेल। जब नर व मादा, नर से क्या लेते हैं, मेल गैमेट, ठीक, नर युग्मक, मादा से लेते हैं मादा युग्मक, ठीक, मादा से लेते हैं मादा युग्मक। और जब नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक लेते हैं तो इसी घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो मिल जाता है। निषेचन क्या होता है, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज, जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज बनाते हैं, तो उसे कहते हैं
युग्मनज का बनना ही क्या कहलाता है? निषेचन पूर्व घटना, ओ निषेचन। ठीक, अब निषेचन पश्च घटना क्या होता है? जिसमें ये निषेचन की घटना हो गई, जब युग्मनज बना तो उसे क्या कहेंगे? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तभी उसे कहते हैं निषेचन। तो निषेचन पश्च घटना क्या हो गई? अब मिलने के बाद क्या बना? युग्मनज। युग्मनज से क्या बना? भ्रूण। भ्रूण से क्या बना? भ्रूण कोश। ठीक, ये कौन सी घटना हो गई? भ्रूण कोश। ठीक, ये कौन सी घटना हो गई? ये हो गई निषेचन पश्च घटना। अभी इतना बताएंगे, उसके बाद एक एक घटना को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए ये कौन सी घटना हो गई? ये हो गई निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना किसे कहते हैं? निषेचन से पहले की घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न कि निषेचन से पहले कौन सी घटना होती है? तो निषेचन से पहले नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक होता है। ठीक, अब देखिए निषेचन पूर्व घटना में एक प्रक्रिया ये भी होती है, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि पहली बात इसके प्रकार जान लें। निषेचन पूर्व घटना के कितने प्रकार थे? तो निषेचन पूर्व घटना के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन से? तो युग्मक जनन, युग्मक जनन, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक, युग्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण। ठीक, देखिए युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमेट ट्रांसफर। ठीक, गैमेट ट्रांसफर। देखो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, ये इसको कुछ और भी कहते हैं। देखिए युग्मक जनन में क्या होता है कि युग्मक जनन जिनमें युग्मक का निर्माण होता है। देखिए जब किसी भी शब्द, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि जब, चलिए यहाँ पे बता देते हैं, जब कोई भी चीज का निर्माण हो, जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण होना। अब जैसे जनन के आगे क्या लग गया? युग्मक जनन, तो किसका? युग्मकों का निर्माण होना। जनन के आगे किसी और चीज का नाम लग जाए तो उस चीज का निर्माण, जिस शब्द के बाद में जनन शब्द आ जाए उससे उस चीज का निर्माण होना ही होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे युग्मक जनन आ गया तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? युग्मकों का निर्माण हो रहा है। अब देखिए युग्मक जनन भी 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है ना। युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। देखिए अब युग्मक का निर्माण कैसे होता है? तो युग्मक जनन, युग्मक 2 होते हैं, एक मेल, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा यानी कि युग्मक जनन भी 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक। अगर नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो देखिए बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा, उसी को दोनों बना दीजिएगा। ठीक, क्या युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक व मादा। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण करना। ठीक, अब युग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक शुक्राणु जनन, एक अंडाणु जनन। ठीक, ये इसके प्रकार होते हैं, एक शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, एक का मतलब होता है अंडाणु जनन। ठीक, शुक्राणु जनन यानी कि फिर जनन में आ गया, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होना। ठीक, इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, अभी आ रहा है। शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन में यह होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक, निर्माण होना, शुक्राणु का निर्माण होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। अंडाणु का निर्माण होना ही, अंडाणु का बनना ही या निर्माण होना ही अंडाणु जनन कहलाता है। ठीक, अब देखिए हम एक बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, फिर शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक, देखिए मानव में लैंगिक जनन की 3 घटना होती है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत आसान है।
मानव में लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। ठीक, अब देखिए निषेचन के पहले की घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा रिवाइज करके पीछे आके देखिएगा तो इसको क्या निषेचन और निषेचन पश्चात घटना मिल जाएगा, नहीं तो आगे फिर पढ़ाएंगे। ठीक, अब निषेचन पूर्व घटना भी 2 प्रकार के होते हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। ठीक, और युग्मक जनन भी 2 प्रकार के होते हैं, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणुओं का निर्माण होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। अंडाणु जनन मतलब अंडाणुओं का बनना या अंडाणुओं का निर्माण होना ही अंड जनन कहलाता है। ठीक, या अंडाणु जनन कहलाता है। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, कोई भी युग्मक हो, युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या बोले हम, युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही या ले जाना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम आगे जानते हैं शुक्राणु जनन क्या होता है और अंडाणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन की बनने की प्रक्रिया को, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मिटाते हैं हम इसको। ठीक, अब हम एक को जानते हैं शुक्राणु जनन। ठीक, शुक्राणु जनन, शुक्राणु देखिए इसको जब तक ना समझ आए एक बार पुनः दोबारा देखिए, जिससे कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। ठीक, चीजें आपको क्लियर हो। ठीक, अब देखिए शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु यानी कि नर में, शुक्राणु में निर्माण किसमें होता है, नर में। ठीक, किसमें होता है, मेल में, नर में। शुक्राणु का निर्माण नर में होता है। अब देखिए एक प्रोसेस लिखिएगा इसमें, नर में शुक्राणु का निर्माण होना ही नर शुक्राणु जनन कहलाता है। नर में ये जो नर युग्मक बनता है, नर में क्या बनता है, नर युग्मक। अब ये नर युग्मक कैसे बनता है और शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, किस स्थान पर होता है, ये बताना। ठीक, देखिए शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो नर के वृषण में होता है। ठीक, किसमें होता है, नर के वृषण यानी कि टेस्टिस में होता है। किसमें होता है, शुक्राणु का निर्माण जो होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, वृषण में होता है। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु नर युग्मक, नर युग्मक, शुक्राणु एक प्रकार का नर युग्मक है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक, अब देखिए ये जो शुक्राणु का निर्माण वृषण में हो रहा है, तो वृषण भी कैसा होता है, वृषण की संरचना। तो देखिए वृषण के थोड़े बहुत चीजों को अभी जान लेंगे, जैसे हम इसको पूरी डिटेल नर जनन तंत्र में पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र मतलब समझ रहे हैं, देखिए हम आपको बताते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। तो ये पूरा हो गया शुक्राणु जनन। इस सब चीजों को पढ़ने से पहले शुक्राणु का निर्माण होता कैसे है, इन सभी को पढ़ने से पहले हम 2 तंत्र पढ़ेंगे, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। देखिए ये मानव में नर जनन तंत्र क्या होता है, वृषण होता है। कहाँ पर स्थित होता है, नर जनन तंत्र कहाँ पर स्थित होता है मानव में, ये नर जनन तंत्र होता है ये श्रोणी भाग में स्थित होता है, श्रोणी भाग। ठीक, या श्रोणी प्रदेश में स्थित होता है। तो नर जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है, स्थित कहाँ होता है, श्रोणी भाग में होता है। ठीक, किसमें होता है, श्रोणी भाग में होता है। अब देखो नर जनन तंत्र कैसे होता है, संरचना एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाएंगे जिसमें वृषण अकेले होगा। ठीक, बाकी ये अलग प्रकार की संरचना जब बनाएंगे तो उसमें पूरा नर जनन तंत्र बनाएंगे। अभी केवल किसकी बनाएंगे संरचना, वृषण की। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वृषण की संरचना कुछ ऐसे होती है। ठीक, अब इसमें वृषण में क्या होता है,
तो वृषण ये किसकी संरचना है? मानव जनन तंत्र का मेन भाग होता है, सबसे मेन भाग, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक, किसमें होता है? वृषण में होता है। अब देखिए कैसे होता है, इसको भी इसी में देखना है। तो ये है वृषण, किसकी संरचना है? वृषण। अब ये पूरी संरचना है वृषण कोश। क्या है? वृषण कोश। इसे बाहर वाले को कहेंगे वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी वृषण होता है। किससे? एक जोड़ी वृषण होता है। वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी क्या होता है? वृषण होता है। वृषण हमेशा, ये क्या है? वृषण है। वृषण हमेशा शरीर के बाहर होता है, टेस्टिस। वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, जो शरीर के बाहर ही होता है। और शरीर के बाहर वृषण क्यों स्थित होता है? देखिए ये संरचना बना लीजिए आप। इसकी संरचना एक और भी संरचना बनेगी, तो जिसके बारे में हम जानेंगे अभी। देखिए वृषण जो होता है, इसका इंपॉर्टेंट चीजें लिख दे रहे हैं। वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है। जो क्या होता है? श्रोणि भाग में स्थित होता है। क्या? नरजनन तंत्र, जिसका जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। ठीक, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण, टेस्टिस। टेस्टिस में होता है, जो एक जोड़ी होता है वृषण, एक जोड़ी शरीर के बाहर स्थित होता है। एक जोड़ी शरीर के बाहर स्थित होता है। अब देखिए एक जोड़ी जो शरीर के बाहर स्थित होता है, तो क्या कारण है कि वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है? तो देखिए हम देखते हैं इसमें। तो ये वृषण जो शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर, शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और लेकिन वृषण को शुक्राणु का निर्माण, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। और वृषण का तापमान, कितने तापमान पे शुक्राणु का निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण कितने डिग्री पे होता है? तो लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पे शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि शरीर के बाहर शुक्राणु का निर्माण कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक, यानी कि शरीर के बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि इसको निर्माण करने के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। वृषण एक जोड़ी शरीर के बाहर स्थित होता है। क्यों बाहर स्थित होता है? क्योंकि इसको सामान्य ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप होना चाहिए चाहता है। ठीक, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होगा, इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। ठीक, अब देखिए वृषण में क्या क्या होता है। ठीक, वृषण में क्या क्या होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा, या फिर लिख लीजिएगा। देखिए अब हम बताते हैं उस वृषण के बाद एक वृषण को निकालते हैं। ठीक, तो जो एक वृषण होता है, जो एक वृषण होता है, उस वृषण में क्या होता है? तो उस वृषण के अंदर ऐसी संरचना होती है, उस वृषण के अंदर ऐसी संरचना होती है जिसे कहते हैं वृषण कोश। ठीक, सॉरी, इसे क्या कहते हैं? वृषणीय पिंडक या फिर वृषणीय पाली। ठीक, क्या कहते हैं? वृषणीय पिंडक। ठीक, वृषणीय पिंडक जिसकी संख्या 250, लगभग 250 होती है। ठीक है, लगभग 250 होती है संख्या इसकी। ठीक, इसकी संख्या कितनी है? यानी कि 1 2 3 4 4 बनाए, इसी तरीके से 250 इसकी संरचना होती है। ठीक, अब देखिए एक वृषणीय पिंडक में क्या होता है? तो एक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 क्या? 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। क्या होती है? 1 से 3 शुक्रजनक
1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है और इस शुक्रजनक नलिका के बीच में देखेंगे तो कुछ खाली स्थान होगा, कुछ खाली स्थान होता है जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसे कहते हैं अंतराली कोशिका। ठीक, क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका। जो बोल रहे हैं सब लिखते जाइएगा। ठीक, हम क्या होता है, एक वृषण की संरचना बनाए जिसमें 250 वृषणीय पिंडक होते हैं और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है और जिसके बीच बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं। और जब हम शुक्रजनक नलिका को काटते हैं बीच से, शुक्रजनक नलिका यानी कि ये 1 ये 2 इसी तरीके से शुक्रजनक नलिका होती है। ठीक, ये शुक्रजनक नलिका को जब बीच से ऐसे काट देंगे तो ये कुछ ऐसे भाग दिखने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर भी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसको हम काटने के बाद चलिए अलग से बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये पहली कोशिका हो गई और ये दूसरी कोशिका हो गई। ठीक, पहली कोशिका को कहते हैं शुक्रजनक कोशिका। क्या कहते हैं? शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका। और दूसरी कोशिका को कहते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ठीक, अब देखिए ये शुक्रजनक कोशिका क्या करती है और सर्टोली कोशिका क्या करती है। तो जब शुक्रजनक कोशिका जो होती है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका? शुक्राणु का निर्माण करती है। यानी कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में भी शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक कोशिका में होता है। और शुक्रजनक कोशिका कहाँ पे स्थित होता है? तो शुक्रजनक कोशिका शुक्र नलिका के अंदर स्थित होता है। और क्या करता है ये? तो शुक्राणु का निर्माण करता है। सर्टोली कोशिका क्या करती है? तो सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। अब देखिए अंतराली कोशिका, यहाँ एक चीज, अंतराली कोशिका क्या होता है? तो अंतराली कोशिका से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन। ठीक, अंतराली कोशिका क्या 2 हार्मोन स्रावित करते हैं, टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन। 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन कौन से? वो अंतराली कोशिका 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक, इस पूरी संरचना को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम प्यार से पढ़ना है। ठीक, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र कहाँ पर स्थित होता है? तो हम बताए थे इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो ये श्रोणी भाग में स्थित होता है। ठीक, कहाँ होता है? श्रोणी भाग में स्थित होता है। और इसमें क्या होता है? जो उसका मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? वृषण होता है। वृषण कहाँ पर स्थित होता है? वृषण वृषणीय कोश को वृषण कोश में अंदर होता है और यह शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक, जो जोड़ी वृषण जोड़ी के रूप में होते हैं और ये शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? क्योंकि इसमें से 1 से 3 क्योंकि इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। एक वृषण में क्या होता है? लगभग 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। 250 वृषणीय पिंडक में अंदर प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। और जब हम शुक्रजनक नलिका को काटते हैं, तो जब शुक्रजनक नलिका को काटते हैं तो उसमें क्या मिलता है? शुक्रजनक नलिका को काटने के बाद उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। जब ऐसे काटेंगे इसके बीच तो ऐसे आकार बनेगा जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका को कहते हैं शुक्रजनक कोशिका, दूसरी को कहते हैं सर्टोली कोशिका। ठीक, और शुक्रजनक कोशिका क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका क्या करती है? ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और शुक्रजनक नलिका के अंदर बीच में कुछ खाली स्थान होता है जहां पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं, जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जिसका वृषण शरीर के अंदर ही स्थित होता है? तो उसे कहते हैं हाथी। ठीक, हाथी का वृषण शरीर के अंदर स्थित होता है। क्यों स्थित होता है? क्योंकि वो उसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक, क्या वृषण में कैंसर होता है? तो हाँ, वृषण में कैंसर होता है। इसे
आर्किटेक्टोमी कहते हैं। ठीक, वृषण में जो कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं, आर्किटेक्टोमी कहते हैं। अब इसमें अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे अंतराली कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक, और वृषणीय पिंडक में कितने कोशिका होते हैं, तो वृषणीय पिंडक में कुल 250 कक्ष होते हैं। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं जो आप बताइएगा, और हमें एक अलग से पूरे वृषण को फिर से पार्ट बनाएंगे जिसमें पूरा वृषण का डिटेल होगा। ये आपका सिलेबस है, लेकिन वो जो बनाएंगे उसमें पूरा डिटेल होगा, सब कुछ वृषण के बाद। ठीक, इसी के बाद वो वीडियो मिलेगा जिसमें वृषण के पूरी डिटेल जानकारी होगी। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा और समझिएगा, तब आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, अब पहला क्वेश्चन ये है कि वृषणीय पिंडक की संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन, वृषणीय पिंडक की संख्या कितनी होती है। दूसरा, शुक्रजनक नलिका की संख्या कितनी होती है। तीसरा, शुक्रजनक नलिका को बीच से काटते हैं तो क्या मिलता है। रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, अभी और क्वेश्चन है। ठीक, शुक्रजनक नलिका को बीच से काटते हैं तो कितने प्रकार की कोशिका मिलती है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में कहाँ पर होता है। ठीक, और वृषण को पोषण यानी कि शुक्राणु को पोषण कौन देता है, ये हो गया। ठीक, इतने क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा। अब फिर थोड़ा हम आगे और चीज समझते हैं, अभी जाइएगा नहीं, अभी आगे और कुछ बचा। ठीक, तो देखिए इसको हम मिटाते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो। देखिए अब हम यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं आपको, ये शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिका जो होती है ना, आगे बढ़कर शुक्रजनक नलिका जो होती है वो आगे बढ़कर निर्माण करती है ऋण टेस्टिस का, ऋण टेस्टिस का, और ऋण टेस्टिस आगे बढ़ के शुक्रवाहिका का निर्माण करता है। किसका, शुक्रवाहिका का निर्माण करता है, और शुक्रवाहिका आगे बढ़कर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं अधिवृषण। ठीक, कहते हैं अधिवृषण, और अधिवृषण जाके खुलता है शुक्रवाहिनी में। ठीक, शुक्रवाहिनी में। अब फिर से इसको देखिएगा, जो शुक्रजनक नलिका होती है वो आगे बढ़कर ऋण टेस्टिस में खुलती है, ऋण टेस्टिस आगे बढ़कर शुक्रवाहिका का निर्माण करता है, शुक्रवाहिका आगे जाकर अधिवृषण का निर्माण करती है, और अधिवृषण जाकर शुक्रवाहिनी में खुलती है। शुक्रजनक नलिका का काम केवल इतना होता है कि ये क्या करती है, शुक्राणु को किसी तरीके से ले जाती है। ठीक, शुक्राणु को ले जाना, नलिका मतलब ले जाना होता है। ठीक, अब कैसे कैसे प्रोसेस हो जाता है, तो ये कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्रम सही क्रम है तो इसको यहाँ वाला यहाँ कर देगा, यहाँ वाला यहाँ कर देगा, तो आप इसको क्रम से याद रखिएगा। ठीक, पहले शुक्रजनक नलिका, फिर ऋण टेस्टिस, शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण, फिर क्या, शुक्रवाहिनी। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें कुछ सहायक ग्रंथ भी होती है। ठीक, वृषण के बारे में भी बता दिए, इसके बाद इसमें कुछ सहायक ग्रंथि होती है। सहायक ग्रंथ में कौन कौन सी ग्रंथि होती है तो इसको जानते हैं। तो सहायक ग्रंथ में पहला था शुक्राशय, पहला क्या था, शुक्राशय। तो शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय एक तरल पदार्थ स्रावित करता है। ठीक, सहायक ग्रंथ में एक ऐसा हल्का सा हिंट करेंगे जो बात में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी थोड़ा ज्यादा टाइम हो रहा है। देखिए होता क्या है, सहायक ग्रंथ, इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक, तब तक के आगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।